मैं अब खुद ही खुद में डर चुकी थी। मेरे अंदर एक डर सा पैदा हो चुका था जो मुझे कहीं का नहीं छोड़ने वाला था। मैंने इस रोज बहुत सोचा, मुकम्मल संजीदगी से सोचा कि मेरा मुस्तकबिल क्या होगा। मैं शिकस्त के बाद तन्हाई में रोया भी करती थी, लेकिन उस रोज नहीं रोई। अपने मुस्तकबिल का फैसला करना चाहती थी कि मुझे कौन सा आखिर रास्ता इख्तियार करना चाहिए। आखिर जाने का दिल इरादा घर जाने का मैं जो इरादा कर चुकी थी वो अब मैं दिल से निकाल चुकी थी, और अब मैं कभी भी अपने घर वापस नहीं जाना चाहती थी। वहां मेरे लिए अजियत और कैद और हकारत के सिवा कुछ नहीं था। शरीफाना रास्ता इख्तियार किया तो रास्ते में चट्टानें आ गई। एक ही रास्ता था कि उस मैनेजर डायरेक्टर के पास चली जाऊं। वो जब कभी मुझे रिश्वत के तौर पर भी इस्तेमाल करना चाहे तो उसे इनकार ना करूं, उसकी अपनी तफरीह का जरिया बनी रहूं और पैसा कमाऊं। शर्त यह पेश करूं कि मेरी रहाइश का तसल्ली बख्श इंतजाम किया जाए। मैं अब उसके पास रहना चाहती थी। मुझे अब यही नजर आने लगा था कि मुझे कोई भी शरीफ नहीं रहने देगा। ये तो आपको बता चुकी हूं कि मैं कितनी शरीफ थी, यहां तक कि एक बच्चा भी हराम का पैदा करके ईसाइयों के हवाले कर चुकी थी। लेकिन मेरा ज़मीर जाग उठा था और यह मेरे लिए ऐसी मजबूरी बन गई थी कि मैं भटक नहीं सकती थी। अगर मेरे अंदर से रोशनी ना फूटती तो मेरे लिए मसला ही नहीं था। मैंने रात को अपने मोहसिन दोस्त जागीरदार के बेटे के सामने यह मसला रखा और उसे बताया कि अगर हर एक मर्द हवसकार और ऐसा है तो मेरा अंजाम फिर कैसा होगा। आखिर मेरा अंजाम क्या होगा? क्या मुझे अपने माँ बाप के पास वापस चले जाना चाहिए या फिर मुझे एक महजब तवाइफ बन जाना चाहिए? मैंने उसे अपने भाई की करतूत भी बताई। उसमें मर्दों का कोई भी कसूर नहीं। उसने कहा था, तुम ऐसी कशिश वाली औरत हो जिसके सामने हर कोई हक्का बक्का रह जाता है, खुद को बेकाबू कर देता है। और यह भी याद रखो कि मजबूर और बेसहारा औरत अगर बदसूरत हो तो भी वो उस आदमी को खूबसूरत नजर आती है जिसके सामने वो मदद के लिए हाथ फैलाती है। उसको बात का हमारे मुल्क में कोई इलाज नहीं। मैंने उसे अपने घर वालों के रवैये के मतलब सब कुछ बता दिया था। उसके पेश नज़र उसने मुझे मशवरा दिया कि मैं घर वापस ना जाऊं, क्योंकि वहां घर और मोहल्ले में और इर्द गिर्द के लोगों की नज़र में मेरे लिए जिल्लत और रसवाई के सिवा आखिर कुछ नहीं रखा। अगर मुझे घर से भागे हुए 1 साल होने को था। उसने दूसरा मशवरा यह दिया कि सोसाइटी में अच्छे लोग भी मौजूद हैं, मजीद किस्मत आजमाई करनी चाहिए। बहरहाल उसने मेरी हौसला अफजाई की तो मैं मजीद किस्मत आजमाई के लिए तैयार हो गई। उसने उससे पहली बार यह कहा कि अपने किसी दोस्त के साथ मेरी शादी करवा दो। उसने तब ही बिल्कुल साफ साफ इनकार कर दिया। वहीं पर वाजिया मुझे जवाब दे दिया और फिर मुझे कहने लगा कि मैं अपने किसी दोस्त को आखिर तुम्हारी वजह से धोखा नहीं देना चाहता। तुम्हारे मुतालिक सब कुछ सारी बातें बताना उन्हें पड़ेंगी, तभी जाकर वो शादी के लिए रजामंद नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे साथ आखिर जो हो चुका है उसके बाद कोई भी तुम्हारे साथ इतनी जल्दी शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा, रजामंद नहीं होगा, क्योंकि उसको पहले तमाम तर हकीकत जानना होगी। अगर शादी के बाद उन्हें यह सारी हकीकत मालूम होगी तो वह कभी ना कभी तुम्हें किसी न किसी मोड़ पर छोड़कर चला जाएगा। तो यह तुम्हारे लिए जिल्लत, रसवाई, हकारत और इसके सिवा कुछ नहीं होगा। लिहाजा इससे बेहतर है कि उससे पहले तुम्हें तमाम तरह हकीकत बता दे, और कहीं ऐसा ना हो कि हर तरह से मायूस हो जाओ। तुम्हारे पास कोई भी ऐसा कदम नहीं रहेगा कि तुम्हें जिंदगी में तुम आगे बढ़ सको। और उसके साथ ही मैं अपने किसी भी दोस्त की जमानत तुम्हें किसी सूरत में भी नहीं दे सकता कि तुम्हारे साथ वो धोखा नहीं करेगा। शादी का बेहतर हल तुम्हारे पास इस वक्त
यही है कि कहीं मुलाजमत करो और अपने लिए कोई खावर ढूंढ लो। चंद दिन उसके साथ घूमो फिरो और उसकी नीयत और जहनीत का अच्छी तरह जायजा लो। उसे देखो वो कैसा मर्द है। अगर तो तुम्हें वो अच्छा लगे तो शादी कर लो। मेरे उसे खदशे के मुतल्लिक कि घर का कोई आदमी मुझे देख लेगा तो मेरे घर मुझे उसी वक्त ले जाएगा। उसने कहा, तुम बालिग हो, ऐसी सूरत पैदा होगी तो तुम्हें तुम्हारे साथ तुम कोर्ट चला जाऊंगा। तुम हनफी बयान देना कि तुम मेरे साथ रहना चाहती हो। मुझे अपनी उस कानूनी पोजीशन का इल्म नहीं था। उसकी वजाहत से मेरे दिल से ये खदशा निकल गया था कि मेरे घर वाले मुझे जबरदस्ती घर ले जाएंगे। चंद दिनों बाद उन लड़कों ने एक प्राइवेट कंपनी का पता दिया। मैं वहां चले गई। कंपनी के मालिक से मिली। उसने कहा, मेरे पास 4 लड़के हैं, 5वें की जगह नहीं है। मैंने ये झूठ बोलकर उसकी मिन्नत की कि मेरा बाप मर गया है, भाई बहन छोटे छोटे हैं, कोई जवान भाई नहीं घर में फाके पड़े हुए हैं, जबकि हालत बहुत नाजुक है। घर के तमाम तर जिम्मेदारी अब मेरे कंधों पर आ चुकी है, मुझ पर आयद हो चुकी है। मेरे आंसू भी तब निकल आए। उसने कहा, कुछ देर सोचकर कहा, मुझे जरा सोचने का फैसला करने का मौका दें। देखें कि यहां मैं बहुत मसरूफ हूं। रात 8:30 बजे मेरे घर आ जाएं तो तफसील से बात कर सकूंगा। मोहसिन अपनी कोठी का पता दिया और यह भी कहा कि अगर आप पसंद करें तो रात का खाना मेरे साथ खाएं। मैं रात को उसकी कोठी में चली गई। उसके बताए हुए मुकर्ररा वक्त के मुताबिक मैं उसकी कोठी में पहुंच चुकी थी। तभी कोठी में मैं चली गई। मालूम हुआ कि वो घर में अकेला है। उसकी बीवी बच्चे सवात गए हुए हैं घूमने फिरने के लिए, क्योंकि उन दिनों में सर्दियों की छुट्टियां भी हो चुकी थी और वह 10 दिन वहां पर रुकना चाहते थे। यह आदमी अपने काम की मसरूफियत की वजह से ना जा सका। उस आदमी की उम्र इस वक्त 40 साल से भी अभी कम थी। बातों में हमारी हमदर्दी में शगुफ्तगी थी। उसने शाहाना खाना खिलाया। उसी दौरान वो मुझसे जाती पूछताछ करना शुरू हो चुका था। वाले साहब की वफात और छोटे भाइयों के मुतल्लिक भी उसने वहीं पर पूछ लिया, मगर घर का पता पूछा तो मैंने बताने से इनकार कर दिया और वो हंस पड़ा और कहने लगा, मैं आपसे एक बात कहूंगा और आपसे उम्मीद रखूंगा कि आप घबरा ना जाएं और ये ना समझे कि मैं आपको धोखा दूंगा। मैं चुप रही। वह सबकत हम खाना खा रहे थे और एक ही सोफे पर बैठे थे। मैं मर्दों की जहनीत से वाकिफ थी, मगर उसकी बातों में उसकी झलक देकर मेरी कमजोरियां और मेरी बेबसी मुझ पर गालिब होती चली जा रही थी। मैं उसके पास बैठ गई। उसने मुस्कुराकर कहा, ऐसी बात पूछी कि मेरे सामने पूरा कमरा घूम गया। उसने कहा कि बच्चा जाया करवा दिया था, यह शादी कर ली थी। मेरे चेहरे का रंग यकीनन वहीं पर बदल गया जब उसने मुझसे यह सवाल किया था। यह मेरा जाती सवाल था। इसके मतलब बहुत ही कम लोग जानते थे। जिसे देखकर उसने मेरी थोड़ी थाम कर कहा, मैंने तुम्हें ताना नहीं दिया, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें जानता हूं। मैं उसी होटल में कभी कभी जाया करता था। जरा दिल बहलाने का बहाना था तो मैं वहीं पर तुम्हें देखा था और तुम मेरे मुतल्लिक तुम्हारे ही एक दोस्त से मैंने तभी वहां पर पूछ लिया था। उसने बताया था कि तुम खासी महंगी लड़की हो, लेकिन अब तुम्हारे पांव बाड़ी हो गया है। उसके बाद तुम्हें ढूंढता रहा मगर तुम मिल ना सकी। आज तुम अचानक मेरे सामने आ गई तो मैंने टाल मटोल करके तुम्हें घर बुलाना चाहा, लेकिन मुनासिब समझा यही कि बुलाना क्यों मुनासिब समझा। मैंने चाहा था कि तुमसे बैठकर तमाम तरह हकीकत और फिर सारी बातें पूछूंगा। फिर मैंने उससे कहा कि तुम घबराओ नहीं, तुम्हें अपने दफ्तर में बड़ी अच्छी जगह देने का फैसला कर लिया है, लेकिन मसला यह है कि अगर तुम यह सोचो कि मैंने तुम्हें घर पर क्यों बुलाया है तो मेरा दिल कर रहा था गपशप लगाने को, कुछ वक्त गुजारने को,
اس لیے تمہیں گھر پہ بلا لیا۔ اس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر پوچھا، یہ جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی کہ باپ مر گیا ہے، بہن بھائی چھوٹے ہیں؟ وہ چونکہ مجھے اور میرے ماضی کو جانتا تھا، اس لیے میں نے اپنے آپ کو چھپانا مناسب نہ سمجھا۔ میں نے اسے بتایا کہ بچہ ضائع کروا دیا تھا اور اب باعزت زندگی گزارنا چاہتی ہوں، اور ابھی یہ نہیں بتایا کہ کہاں رہتی ہوں۔ میں نے جب اسے یہ بتایا کہ میں نے شادی نہیں کی تو اس نے مسکرا کر کہا، تم شادی کر کے آخر کیا کرو گی؟ کچھ عرصہ اور سیر سپاٹا کر لو۔ میں نے اسے یقین دلانے کی کوشش کی کہ 1 سال ہو چکا ہے، میں کہیں بھی کسی کے ساتھ بھی نہ گھومنے کے لیے جاتی ہوں نہ سیر سپاٹا کرتی ہوں، یہ سب کچھ میں نے 1 سال سے چھوڑ دیا ہوا ہے۔ اس نے بظاہر تسلیم کر لیا کہ میں گناہوں کی دنیا سے نکل آئی ہوں، لیکن وہ مجھے گناہ پر آمادہ کرنے لگا۔ اس نے اپنے مکالمے بولے جن سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ میری محبت میں تڑپ رہا ہے۔ اب میں اس کی طرف دیکھ کر یہ اندازہ لگاتی تھی کہ بظاہر مجھے تو اب اس کی عادت وغیرہ معلوم ہونے لگی تھی کہ آخر وہ اس کی نیت کیا ہے، وہ کس موضوع پر مجھ سے گفتگو کرنا چاہتا ہے۔ لہٰذا کچھ دیر کے بعد مجھے علم پڑا کہ وہ مجھے پھر سے وہی کام کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ خیر، وقت کو ضائع کیے بغیر اب ویڈیو کا مین مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا۔ آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر تو آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری آنے والی ہر ایک نئی ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے اور وقت پر پہنچ سکے۔ تو چلیے اب وقت ضائع کیے بغیر ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے وہ میرے پیار میں تڑپ رہا ہو، جیسے میرے طریقے سے مجھے گناہ پر اکسا رہا تھا، جس طریقے سے وہ میری طرف مائل ہوتا رہا تھا، اسی پیار سے میں اسے ٹا رہی تھی اور اس کی منت کر رہی تھی کہ وہ میری قسم نہ توڑے۔ مگر وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ میں کنواری اور شریف لڑکی نہیں ہوں۔ اس نے مجھے 500 روپے ماہوار کی تنخواہ پر ملازمت پیش کی۔ اس نے زبردستی نہیں کی مگر دست درازی کی تھی۔ اس نے جیب سے 100 کے روپے کے نوٹ نکالے اور 10 نوٹ گن کر میرے ہاتھ میں دے دیے۔ اس نے مجھے بازو میں جکڑ کر اپنے ساتھ لگا لیا، میرے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ میں نے مزاحمت نہ کی۔ وہ بشے تر اور پتلون پہنے ہوئے تھے۔ میں نے اسے کہا کہ آپ کپڑے بدل لیں، بیڈ روم میں چلتے ہیں۔ مرد پر جب جنس کا بھوت سوار ہوتا ہے تو عورت اس کے ہاتھ میں اس کی حیثیت کھلونے کی سی ہوتی ہے۔ وہ جلدی سے اٹھا اور بولا، 2 منٹ میں کپڑے بدل کر آتا ہوں۔ اور 2 منٹ میں ڈرائنگ روم سے نکلی اور بہت تیزی سے چلتی ہوئی کوٹھی کے بڑے سے گیٹ میں نکل گئی۔ زیادہ دیر نہیں لگی تھی کہ کوٹھی سے کار باہر نکلی اور رک گئی۔ وہ میرے تعاقب میں نکلا تھا، وہ مجھے ڈھونڈ رہا تھا۔ میں اس کی کوٹھی کے پیچھے اور پچھلی طرف جو بڑا ہوا دروازہ تھا وہیں پر چلی گئی اور گاڑی چلنے کی آواز سنائی دی۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ دوسری طرف وہ نکل گئی ہے۔ میں 1000 روپے اس کے صوفے پر رکھ آئی تھی۔ کوئی رکشہ ٹیکسی نظر نہیں آ رہی تھی۔ سڑکوں پر ٹریفک بہت ہی زیادہ اور لوگ بھی آ جا رہے تھے۔ مجھے ڈر تھا کہ اس نے دیکھ لیا تو کوئی الزام عائد کر کے مجھے تنگ کرے گا اور پھر کچھ دیر میں سڑک پر ایسے میں گھومتی رہی اور کافی زیادہ وقت گزرنے کے بعد آخر مجھے ایک رکشہ اور ایک ٹیکسی مل ہی گئی۔ میں اس میں بیٹھ کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ گھر جا کر اس نے سارے معاملات اپنے دوست محسن کو بتا دیا۔ تبھی وہ مجھے یہ کہنے لگا کہ تم اب کہیں نہیں جانا، میں تمہیں خود ایک ایسی نوکری ڈھونڈ کر دوں گا جس میں تم عزت کے ساتھ کام کرو گی، لہٰذا تم میرے ساتھ رہو۔ تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو اگر کسی بھی چیز کی ضرورت رہے تو اگر تو تم شادی کرنا چاہتی ہو تو پھر میں تمہیں ملازمت ضرور ڈھونڈ کر دوں گا، اور اگر تم شریفانہ اور محبت، سکون، پیار، آرام، چاہت، خلوص
और शफकत वाली जिंदगी गुजारना चाहती हो तो फिर मैं तुम्हें मुलाजमत ढूंढ कर दूंगा। अगर तुम्हें इसी तरह घूमती रहोगी, सैर सपाटे करती रहोगी, तो मैं तुम्हें किसी कीमत पर भी नौकरी ढूंढकर नहीं दूंगा, क्योंकि ये मोहब्बत, खलूस, चाहत और फिर अच्छे दोस्त से इन्होंने मुझे अपने घर में पनाह दी हुई थी। 1 साल और 4 महीने से ज़्यादा मैं इनके घर रुक चुकी थी। अब मैं मजीद इन लोगों को तंग नहीं करना चाहती थी। मैं इनके चेहरे से ये भी अंदाज़ा कभी कभी लगाया करती थी कि शायद ये मुझसे तंग ना आ जाए। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आज की कहानी का यहीं पर एंड करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर तो आपको कहानी अच्छी लगी है तो इस कहानी का 8वां, 9वां और 10वां पार्ट देखने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में ज़रूर 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 याद रखिएगा। शुक्रिया। अगर तो आप भी चाहते हैं कि इस तरह की कहानियाँ वक्त पर आप लोगों के पास पहुँचती रहें रोज़ाना की बुनियाद पर, तो उसके लिए मेरे चैनल के साथ लगे हुए बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो आपके पास जल्दी जल्दी पहुँच सके। शुक्रिया।